नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल का विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कांग्रेस की स्थापना और उसके इतिहास के बारे में। कांग्रेस से जुड़े हुए प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो हमने उस वीडियो में एक चार्ट बनाया था और उस चार्ट के माध्यम से हमने जो है कांग्रेस के अधिवेशनों से जुड़े हुए जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सबको एक ही जगह संकलित किया था। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप जाकर के उसको निश्चित रूप से देख लीजिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल है, जो घंटी है, उसको दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ये वीडियो आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको बुरा लगता है, ठीक नहीं लगता है, तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए। अगर इससे भी मन ना भरे तो कमेंट करिए, लेकिन किसी भी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इससे हमको हौसला मिलता है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो ये ठीक नहीं है कि चुपचाप आप वीडियो खोले और खोल करके चले गए। आप लोग भी सोचिए, भविष्य के प्रशासक आप लोग बनने जा रहे हैं, क्या ये जो कार्य है आपका वो ठीक है? बिल्कुल प्रतिक्रिया देनी चाहिए, दूसरों के मेहनत का सम्मान करना चाहिए। और पढ़ाते समय जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं उसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है? ये सारा काम किया करिए। तो चलिए, भाषणबाजी बहुत हो गई, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बंगाल का विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार। बंगाल के विभाजन से उपजा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो सबसे पहले तो बंगाल का विभाजन आखिर क्यों, आखिर क्या हो गया था 1905 में जिसकी वजह से बंगाल का विभाजन करना पड़ गया? उस समय जो वायसराय था भारत का, लॉर्ड कर्जन, उसने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा है और इतने बड़े सूबा में प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं, इसलिए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बंगाल को 2 हिस्से में बांट दिया जाए ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू ढंग से चले। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने यह बात जो कही थी वो काफी हद तक सत्य भी है, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था भी। हमको पता है, इसी में बिहार था, इसी में उड़ीसा था और इसी में आज का बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल था। तो बड़ा तो स्टेट ये था ही, लेकिन बहुत दिन से ब्रिटिश राज भारत पर था और उस तरीके से वो चल ही रहा था। आखिर 1905 में तो वो बड़ा नहीं हो गया, वो तो काफी पहले से ही बड़ा था वो स्टेट, और वहां प्रशासन हो ही रहा था। तो 1905 में आखिर क्या हो गया कि बंगाल जो है का बंटवारा हो गया। तो सबने ये कहा कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधाओं के लिए नहीं किया है, बल्कि इस बंगाल विभाजन का आधार है धार्मिक विभाजन, भाषाई विभाजन और क्षेत्रीय विभाजन। तो यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल का विभाजन नहीं हुआ, बल्कि भारतीयों को धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से बांटने के लिए यह किया गया, भारतीयों का सेंस बंगाल के नागरिकों का। अगर आप देखें, इतना आपने पढ़ लिया है तो आपको एक बात समझ में यह आई होगी कि राष्ट्रवादी जो भावना थी वो सबसे पहले बंगाल में निकली। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन सबसे पहले बंगाल में चले। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो राजनीतिक सामाजिक चेतना सबसे पहले बंगाल में पनपी, और बंगाल में ही हमने देखा कि बहुत से सामाजिक संगठन बने। अभी तक हमने पढ़ा तो देखा, राजनीतिक संगठनों को हमने देखा। तो ये जो राष्ट्रवादी उफान बंगाल में धीरे धीरे
उमड़ रहा था, उस राष्ट्रवादी चेतना को काटने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं, ताकि ये जो राष्ट्रवाद की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है उसको पूरी तरह से बुझा दिया जाए। तो अब इतनी बात करने के बाद मैं आपको ये पूरी बात बताऊंगा, तो इसको समझते समय आपको बची हुई बात भी मैं समझा दूंगा। तो आ जाइए अब इस चार्ट पर समझा जाए कि ये किस प्रकार से हुआ था। तो संयुक्त बंगाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल में बिहार, उड़ीसा और ये दोनों पूर्वी और पश्चिमी बंगाल अगर माने तो, नहीं तो बंगाल तो ठीक है। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को जो विभाजन था वो प्रभावी हो गया। यहां मैंने सब तारीख लिखी है। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ, 7 अगस्त को विरोध शुरू हुआ, 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो गया। ठीक है, तो वही तारीख यहां पर लिखी गई है, 16 अक्टूबर 1905। तो अब जो दो स्टेट बने उनको हम जो है समझते हैं, और इसी को समझते समझते हम और जो बात अभी कर रहे थे कि इस बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों को क्या साजिश थी उसको भी समझ लेंगे। तो पश्चिम बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा एक नया स्टेट बन गया। ठीक है, इस स्टेट की राजधानी कलकत्ता हुई और कुल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख। ठीक है, कितना हो गई जनसंख्या? 5 करोड़ 40 लाख। इस 5 करोड़ 40 लाख के जनसंख्या में 4 करोड़ 20 लाख हिंदू। देखिए, ये जितना भी आपको डाटा दिख रहा है सब करोड़ में है। ठीक है, अब छोटे छोटे बॉक्स बनाने होते हैं तो उसमें लिखना मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप समझते चलिए सब करोड़ में है। ठीक है, तो 4 करोड़ 20 लाख यहां पर जो है हिंदू और 90 लाख मुसलमान। ठीक है, एक दूसरा जो स्टेट बना उसमें देखिए, जिसे हम पूर्वी बंगाल व आसाम कहते हैं, तो पूर्वी बंगाल प्लस आसाम, इसकी राजधानी बनी ढाका, और यहां पर जो जनसंख्या थी वो थी 3 करोड़ 10 लाख, और उस 3 करोड़ 10 लाख में मुसलमान थे 1 करोड़ 80 लाख और हिंदू थे 1 करोड़ 20 लाख। यानी अब देखिए, ये बंगाल में जो नया बना पूर्वी बंगाल, इसमें जो है मुसलमानों का बहुमत हो गया। अब इसको देखिए, ये 5 करोड़ 40 लाख और ये 3 करोड़ 10 लाख बराबर 8.5 करोड़। 8.5 करोड़ में मुसलमान 1 करोड़ 80 लाख पूर्वी बंगाल। ऐसा है, मैं बोलते समय ढाका और कलकत्ता बोलूंगा, ठीक है ना, आप लोग समझिएगा, बार बार वो जो है आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ढाका और कलकत्ता, तो ढाका में ये 1 करोड़ 80 लाख प्लस कलकत्ता में 90 लाख बराबर 2 करोड़ 70 लाख मुसलमान हुए इस पूरे एरिया में। ठीक है, माने बंटवारे से पहले की बात हो रही है, पूरे एरिया की बात होगी। तो अब यह बताइए कि 8.5 करोड़ में 2 करोड़ 70 लाख को एक प्रकार से अल्पसंख्यक ही कहा जा सकता है। बहुमत से तो बहुत दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है। 1905 के पहले वाले बंगाल में मुसलमान किस स्थिति में है? बहुत अल्पसंख्यक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि जो नया बंगाल काट करके एक राज्य बन गया ढाका, वहां पर मुसलमानों को बहुमत दे दिया अंग्रेजों ने, और फिर जो है यहां का जो ढाका का नवाब था उसको चढ़ाना शुरू कर दिया। करजन तो वहां पहुंचा और उसने भाषण दिया कि ये जो नया स्टेट बना है ये मुसलमानों की एकता को आगे बढ़ाएगा, और जो नवाबों के दौर में मुसलमानों की एकता खो गई है उसको जो है ये फिर से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो मुगल के दौर में और उस दौर में मुसलमानों को संबोधित करके कह रहा था। ठीक है, तो पूरा षड्यंत्र हो रहा था कि हिंदू प्लस मुसलमानों को लड़ाया जाए इस विभाजन से। ये बात समझ में आ गई आपको कि ये किस प्रकार से हुआ? जो है
माने जहां पर कि मुसलमान जो है अल्पसंख्यक थे, वहां पर एक नया स्टेट बना करके इनको यहां पर बहुसंख्यक बना दिया गया। तो इसीलिए जो ये आंदोलन चला स्वदेशी और बहिष्कार का, उसमें जो है जो मुसलमान के कुछ लोग जो बड़े नेता थे वो शामिल हुए, लेकिन ज्यादातर उच्च मध्यवर्गीय मुसलमान जो है उस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और चुपचाप देखता रहा। वो खुश हो गया कि ये बंगाल का जो विभाजन है ये उनके हित में है, क्योंकि अब इस स्टेट में इनका बहुमत हो जाएगा, जो नया स्टेट बनेगा ढाका। ठीक है, ये बात आ गई। तो इसका जो एक तत्कालिक परिणाम देखने को मिला वो ये कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बन गई। नहीं तो अभी एक पार्टी थी कांग्रेस, कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष में मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। मैंने बताया आपको, बहुत सेकुलर। लेकिन अब जो है मुसलमानों के लिए एक नई पार्टी, और कांग्रेस तो थी ही, तो अब कांग्रेस हिंदुओं की कहा जाने लगा और मुसलमानों के लिए एक नई पार्टी बन गई। इसका एक तत्कालिक प्रमाण तुरंत दिखा। ठीक है, वैसे भी जो भारत का सचिव था रिजले, उसने लॉर्ड कर्जन को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उसने कहा कि एकीकृत बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशा अलग अलग होगी। तो ये हुआ। तो अभी इतना नहीं, अंग्रेज है ना, तो इतने से नहीं ये बांटेंगे। अब इस आंकड़े को हटाइए, अब देखिए। तो पूर्वी बंगाल बंगाली बोलने वाले, पश्चिमी बंगाल बंगाली बोलने वाले, तो पूर्वी बंगाल अलग कट गया। तो अब इस बंगाल की बात करते हैं, कलकत्ता वाले बंगाल की। इसमें देखिए क्या स्थिति हुई। तो इस बंगाल में 1,80,00,000 बंगाली थे। यानी बंगाल जिसका नाम है उसमें बंगाली भाषा अल्पमत में आ गई, और हिंदी प्लस उड़िया 3,60,00,000 थे। कहीं ये डाटा आपको 1.7 और 3 पॉइंट ऐसे करके मिल जाएगा, लेकिन ठीक है, ये ऑथेंटिक डाटा। तो बंगाली 1,80,00,000 और हिंदी प्लस उड़िया 3,60,00,000, यानी कि बंगाल में ही बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाया गया भाषागत मुद्दे पर। भाषा से भी इनको कमजोर कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है हुआ। अब यहीं से, अब जब इतना हमने पढ़ लिया बंगाल विभाजन पर, तो आगे थोड़ा जो है बढ़ते हैं। तो बहुत जो है राष्ट्रवादी विरोध होता रहा और अंततः जो है इस बंगाल को पुनः संयुक्त कर दिया गया 1911 में। ठीक है, तो ये हुआ 1911 में पुनः संयुक्त। तो इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो दिल्ली दरबार लगा था ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में, और वहीं पर जो है इसकी घोषणा हुई कि नहीं, अब बंगाल जो है एक हो गया। और उसके बाद जो है जो राजधानी है वो अब कलकत्ता रहेगी नहीं, वो चली जाएगी दिल्ली। तो ये 1911 में हुआ है। यहां भी मैंने लिखा है कि 1911 विभाजन रद्द, लॉर्ड हार्डिंग पूछता है, तो ये उस समय वायसराय था, इसके समय में विभाजन रद्द हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय में यह विभाजन हुआ। तो ये हमने देख लिया कि पुनः संयुक्त हुआ। अब नीचे आइए। हालांकि जिस उद्देश्य से ये बना था वो उद्देश्य इसने पूरा कर लिया, मुस्लिम लीग जो है बनी गई, और बाद में जाकर के भारत बंट करके 2 राष्ट्र हो गया और बाद में 3। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन का जो है एक मुस्लिम लीग तत्कालिक और जो है दूरगामी में भारत का विभाजन, ये अंग्रेज ने किया। अब दूसरा विभाजन भी बंगाल का हुआ, हालांकि इससे नहीं जुड़ा है, लेकिन हम देख लेते हैं जब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो फिर जो है एक पाकिस्तान बनने की बात आई। तो ये वाला जो पूर्वी बंगाल था ये काटा गया बंगाल से, इसको कहा गया पूर्वी पाकिस्तान, जहां की राजधानी बनी ढाका। ठीक है, अरे भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा होने लगा तो बंगाल का भी बंटवारा हुआ, तो पूर्वी जो बंगाल था वो बन गया पूर्वी पाकिस्तान, और इधर पश्चिमी बंगाल। अब ये आप समझिए कि ये पश्चिम बंगाल आप क्यों कहते हैं,
आपके देश का एक प्रांत है जिसको आप पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल क्यों? अरे जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई पूर्वी भी तो होगा, तभी तो पश्चिमी है, नहीं तो बंगाल होता। ठीक है, तो जो पूर्वी बंगाल था वो बन गया पूर्वी पाकिस्तान बंटवारे के बाद, और ये जो शेष बंगाल बचा भारत में वो बन गया पश्चिमी बंगाल। इसकी राजधानी हो गई कलकत्ता, इसकी राजधानी हो गई ढाका। बाद में हुआ क्या कि अब जिन्ना साहब तो खूब लड़ करके देश बंटवा लिए कि नहीं नहीं हमको देश चाहिए, हमको देश चाहिए, लेकिन जो है ये लोग चला ही नहीं पाए, और यहां पर जो है आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं हमको अलग करो, हमको अलग करो, हमको अलग करो। तो अंत में जो है यहां भारत ने भी हस्तक्षेप किया, भारत की सेनाएं गई जो है, और बांग्लादेश को आजाद करा दिया गया। तो 1971 में यह देश बन गया, इसका नाम हो गया बांग्लादेश। पूरी कहानी 1905 से शुरू हुई थी, 1971 तक आ गई। तो आपकी और हमारी स्पीड बड़ी तेज है, ये भी इस बात से समझ में आया। तो ये पूरा समझ लिए। अब हम बात करेंगे स्वदेशी और बहिष्कार की। ठीक है, बंगाल विभाजन को हमने सुन लिया। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय, 7 अगस्त 1905 विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ, और अब 1905 यानी बंगाल के विभाजन के बाद भारत में उग्र राष्ट्रवादी लहरें उठने लगी, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन अपने दूसरे चरण में चला गया, जिसे हम उग्रवादी चरण कहते हैं। अब उदारवादी थोड़ा बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो घटनाक्रम को हम देखते हैं। 7 अगस्त 1905 को विरोध शुरू हुआ, विभाजन के विरोध में जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की यहां घोषणा हुई। 16 अक्टूबर को जिस दिन ये विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कहा जाता है लोगों ने उपवास रखे, नंगे पैर वो चल करके गए, गंगा में डुबकी लगाई, स्नान किया, और जनता ने उपवास रखा, हड़तालें की, गंगा स्नान किया, और टैगोर का लिखा आमार सोनार बांग्ला गाया। तो यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है, टैगोर साहब 2 देशों के राष्ट्रगान के रचयिता हैं, एक तो भारत और एक बांग्लादेश। बांग्लादेश जब 1971 में देश बन गया तो उसने अपने राष्ट्रगान के रूप में आमार सोनार बांग्ला को अपना लिया। विश्व कप के मैचों में कभी कभी ऐसा आता तो राष्ट्रगान गाना होता है, तो ये आपने जरूर सुना होगा, नहीं तो इंटरनेट पर जाकर सुन लीजिएगा। बहुत बड़ा, हालांकि हमारे देश में यह कहा गया कि राष्ट्रगान बहुत छोटा होना चाहिए और वो बैंड पर अच्छे तरीके से बज सके, ऐसा राष्ट्रगान होना चाहिए। मैं इस एंगल से बता रहा था कि इनका राष्ट्रगान बांग्लादेश का बहुत बड़ा है। हमारा तो बताया गया कि नहीं 1 मिनट में खत्म, मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, उस तरह से 52 सेकंड, वो मैं समझता हूं। ठीक है, तो आमार सोनार बांग्ला। तो प्रश्न ये था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 2 देशों के रचयिता के रूप में हम जानते हैं राष्ट्रगान के। एक और व्यक्ति हैं जिन्हें 2 देशों का संस्थापक माना जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि 2 देशों के राष्ट्रगान के रचयिता थे, उसी प्रकार से एक व्यक्ति 2 राष्ट्रों का रचयिता था। उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इस दिन को जनता ने राखी दिवस कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि इसको राखी दिवस के रूप में मनाया जाए। राखी दिवस का मतलब यह था कि सुन लो अंग्रेजों, तुमने हमको भले ही प्रशासनिक राजनीतिक आधार पर बांट दिया है, लेकिन हम सब एक हैं। तो एक दूसरे को इन लोगों ने राखी बांध करके अपनी एकता का संदेश दिया। इस दिन को जनता ने राखी दिवस के रूप में मनाकर सरकार को अपनी एकता का संदेश दिया। अतः अब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ।
तो हुआ क्या कि अब लोगों को यह समझ में आ गया कि केवल प्रदर्शन, सभा, रैलियों, ज्ञापनों से शासकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी का मतलब कि देश की वस्तुओं का प्रयोग, और बहिष्कार का मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार का यही अर्थ। तो अब जो है स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन जो है तीव्र रूप से चलाया गया। तो शुरुआती आंदोलन जो दो लोगों ने लीड किया, उसमें एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्रा। ये लोगों ने लीड किया। बाद में जो है इस आंदोलन में जुड़ेंगे लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष, जो कि इस आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप देंगे। तो अब जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी, देसी वस्तुओं का प्रयोग होने लगा, और बहुत ये आंदोलन जो स्वदेशी का था बहुत फैला। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के शब्दों में कहें तो इस आंदोलन के शीर्ष जब पर था ये आंदोलन, तो स्वदेशी ने हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन को रंग दिया। क्या कर दिया कि ऐसा हो गया कि किसी भी व्यक्ति को जो दहेज मिलता था और उस दहेज में अगर कोई विदेशी वस्तु होती थी तो उसको लौटा दिया जाता था। अगर मेहमानों को यह पता चल जाता था कि इनके घर जो समारोह हो रहा है उसमें खाने पीने की वस्तुओं में एक दो वस्तुएं विदेशी थी जो कि प्रयोग हुई हैं, तो लोग उस समारोह में नहीं जाते थे। ब्राह्मण अगर यह जान जाता था कि मैं जिस लड़के लड़की की शादी करवाने जा रहा हूं उसके घर वालों ने विदेशी वस्तुओं का आदान प्रदान किया है, प्रयोग किया है, तो वो शादी करवाने से इनकार कर देता था। इस स्तर पर यह आंदोलन पहुंच गया था स्वदेशी का। ठीक है, अब देखिए ये जो आंदोलन था इसने विशेष रूप से जिस बात पर बल दिया वो था आत्मशक्ति पर जोर। ठीक है, आत्मशक्ति पर जोर दिया गया। तो अब यहां प्रश्न है कि आत्मशक्ति माने क्या? तो आत्मशक्ति मतलब राष्ट्रीय गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास की घोषणा। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में इसका मतलब था स्वदेशी उद्योगों की स्थापना। तो इस दौर में खूब स्वदेशी उद्योग स्थापित हुए। कपड़ा मिलें खुली, साबुन माचिस की फैक्ट्रियां खुली, हस्तशिल्प, बुनकर उद्योग, राष्ट्रीय बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ये सब जो है खुलने लगी। आखिर जो है आप बहिष्कार कर रहे हैं विदेशी वस्तुओं का, तो उसके पक्ष में जो है स्वदेशी वस्तुओं का भी अगर निर्माण नहीं होगा तो किस बेसिस पर और कहां तक आप कर पाएंगे? सारे लोग जो है आज चाइना के सामानों का विरोध करते हैं, लेकिन इतनी सस्ते मोबाइल जो है वो सब लॉन्च कर दिए कि सबके हाथों में सस्ते मोबाइल दिख रहा है। तो अब किस प्रकार से, अब इस राष्ट्रवाद को किस प्रकार से नापा जाए, अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इन सब चीजों का विकास जो है शुरू हुआ। देखिए इस स्वदेशी आंदोलन ने सांस्कृतिक परिणाम भी दिए। इस दौर में जो है राष्ट्रीयता के गद्य, पद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। इस दौर में रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अबू मोहम्मद, मुकुंद दास जैसे कवियों ने राष्ट्रभक्ति के गीत लिखे और कई रचनात्मक काम हुआ, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए काम किया गया। कई शिक्षा के केंद्र खोले गए जिसमें कि साहित्यिक, तकनीकी और शारीरिक शिक्षा दी जा सके। तो कहने का मतलब यह है कि एक विरोध आंदोलन से बढ़ करके ये एक रचनात्मक आंदोलन में भी बदल गया। ठीक है, महिलाएं, छात्रों और मुसलमानों सहित सभी वर्ग ने इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात देखी गई वो थी कि समाज के लगभग हर वर्ग ने इसमें अपना प्रतिनिधित्व किया। हालांकि इस आंदोलन से किसान ठीक प्रकार से जुड़ नहीं पाए, और मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ मुसलमानों को अगर छोड़ दिया जाए
तो ज्यादातर उच्च मध्यवर्गीय जो मुसलमान थे वो खुश हो गए कि ठीक है, हमारा तो नए प्रांत में बहुमत हो गया, तो वो लोग नहीं रहे। हालांकि छात्रों ने जो अपना जोश दिखाया, जिस प्रकार से उन्होंने विदेशी वस्तुओं जहां बिकती थी उनकी दुकानों को बंद करवाना जो है, ये सारी चीजें जो है छात्रों ने किया और जबरदस्त इनके ऊपर जो है सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही की छात्रों पर। इनके जो स्कूल थे उनके अनुदान रोके गए, इनके नाम काटे गए, तमाम तरह की प्रताड़ना जो है छात्रों को झेलनी पड़ी। सबसे बड़ी चीज इस आंदोलन में जो देखने को मिली वो था, इस आंदोलन में महिलाओं का जबरदस्त प्रतिनिधित्व। इसके बाद से महिलाएं भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई। तो यही सबसे पहले ये देखा गया और यहीं पर वंदे मातरम जो है भारतीय स्वतंत्रता का एक राष्ट्र गीत बन करके उभरा। जबरदस्त लोग रोड पर आमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम के उद्घोष से जो है गलियां एकदम भर जाती थी। इस तरह से बाद में वंदे मातरम पर तो अंग्रेजों ने प्रतिबंध भी लगाया। ठीक है, यह जल्द ही बंबई, मद्रास और उत्तर भारत में फैल गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को फैलाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। उन्होंने ये पहचान लिया जो एक नए तरह का ये आंदोलन भारत में देखने को मिला था, उसको जो है उन्होंने पहचाना और ये समझा कि इसको जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयोग किया जा सकता है और इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय एकता को जो है स्थापित किया जा सकता है। और इसलिए जो है वो इस आंदोलन में जो है कूद गए और अब उनके कूदने के बाद इस आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार तो था ही, अब प्रतिरोध भी जुड़ गया, एक नया शब्द। अब जो है विदेशी सामानों के बहिष्कार के अलावा विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी नौकरी का बहिष्कार, विदेशी विद्यालय यानी अंग्रेजों के, विदेशी का मतलब अंग्रेजों के द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं का विरोध, विधान परिषदों का विरोध, सबका जो है बहिष्कार शुरू हो गया और आंदोलन जो है एक चरम उग्रवादी पोजीशन पर जाने लगा। अब धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये जो बंगाल का विभाजन था वो पीछे छूट गया और जो है स्वतंत्रता की बात आगे आ गई। अरबिंदो घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही देश का प्राण है। तो बंगाल विभाजन का मुद्दा पीछे छूट गया और भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा आगे आ गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि आत्म बलिदान करने के लिए अपील की जाने लगी। तो इस तरीके से ये चला, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसानों को इस आंदोलन ने खुद से जोड़ नहीं पाया और साथ ही साथ मुसलमान भी तटस्थ रहे इस आंदोलन से। उदारवादी तो पहले ही हार मान चुके थे। जॉन मार्ले जो कि एक उदारवादी राज्य सचिव माना जाता था, उसने बंगाल विभाजन को सही ठहरा दिया और कह दिया कि अब जो है बंगाल विभाजन रद्द नहीं किया जाएगा। तो छात्रों के साथ उत्पीड़न हुआ, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, कार्यकर्ताओं को जेल में भरा जाने लगा। जो है 1906 में बारिशल में एक घटना हुई थी, उसका जिक्र किया जाता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन हो रहा था बंगाल प्रांतीय सभा का और उसको जबरन जो है बंद करवा दिया गया। 1908 में कृष्ण कुमार मित्रा और अश्विनी कुमार दत्ता को जो है बंद किया गया और बाद में जाकर के स्वयं तिलक जी को गिरफ्तार किया गया। वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब ये गाया नहीं जाएगा, यानी जबरदस्त दमन जो है अंग्रेजों ने इसका किया। और बाद में जाकर के हमको पता है कि जब तिलक जी की गिरफ्तारी हुई तो पाल और अरबिंदो घोष दोनों लोगों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। तो एक तरह से ये बंगाल विभाजन, हालांकि ये अपने उद्देश्य में तो सफल हो ही गया, बंगाल एकीकृत हो गया, लेकिन जो स्वदेशी और बहिष्कार का उस तरह का आंदोलन था वो कुछ समय के लिए जो है वो हो गया। लेकिन फिर भी इस
बंगाल के विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। इसने जो राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के अंदर भरी थी वो ज्वार लगातार बढ़ता ही गया। लोगों ने सीखा कि भय रहित कैसे होया जाता है। इससे पहले तो जबरदस्त था, तो पहली बार लोग भय रहित होकर के अपनी बातें कहना उन्होंने सीखा। उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मबल के सहारे राजनीतिक संघर्ष करने का एक नया तजुर्बा भी उनको मिला कि किस प्रकार से मजबूत आत्मविश्वास से, मजबूत आत्मबल से जो है राजनीतिक संघर्ष किया जा सकता है। इस विषय पर गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात कही है। अगर आप लोगों में से कोई कमेंट बॉक्स में इस लाइन को एक्सप्लेन कर देगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उन्होंने क्या कहा कि विभाजन के बाद लोगों ने देखा कि याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा। विभाजन के बाद लोगों ने देखा कि याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा। विभाजन के बाद लोगों ने देखा कि याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा। एक्सप्लेन करके बताइए। तो कुल मिलाकर के बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन देश में चला, उसने आने वाले आंदोलनों को एक अलग तरह की प्राण वायु दी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।